जब हम हमारे डॉक्टर के पास लंग कैंसर की जांच के लिए जाते हैं तो लंग कैंसर से रिलेटेड कई सारे इन्वेस्टिगेशंस और जांचें मौजूद हैं जिनको एडवाइस किया जाता है बेस्ड ऑन कि जो पेशेंट है उसकी क्या कंडीशन है, उसके जो लक्षण हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं, उनकी सिवियरिटी क्या है। तो अकॉर्डिंगली कैंसर सेल को जांचने के लिए या फिर वो कहाँ पे उसने स्प्रेड किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें जांचने के लिए, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए और बाकी अलग जो दूसरी कंडीशंस हैं उनसे अलग करने के लिए अलग अलग जांचों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले इमेजिंग टेक्निक्स होते हैं जैसे कि एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन है। एक्सरेज के द्वारा जांचा जाता है अगर लंग में कोई भी मास है, कोई भी नड्यूल है तो उसके बारे में पता चलता है। अगर उसके द्वारा नहीं समझ आ रहा तो सीटी स्कैन की मदद ली जाती है, जिसके द्वारा अगर लंग में कोई भी लीजन है छोटा सा उसके बारे में भी पता चलता है। साथ ही साथ स्पूटम साइटोलॉजी भी किया जाता है, यानी कि अगर व्यक्ति को खांसी आ रही है और उसमें स्पूटम आ रहा है, बलगम आ रहा है, तो उसकी भी माइक्रोस्कोपिकली जांच की जाती है और उसमें कैंसर सेल को देखा जाता है। उसके अलावा बायोप्सी की मदद ली जाती है, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं उनकी जांच की जाती है। बायोप्सी करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं उनको रिमूव करके उनको जांचा जाता है, जिसमें कि जो टिश्यू सैंपल्स हैं वो अलग अलग तरीक़ों से यानी कि बायोप्सी के जो अलग अलग मेथड्स हैं उनके द्वारा लिया जाता है। सबसे पहले जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि एक लाइटेड ट्यूब होता है जिसको आपको आपके डाला जाता है अंदर। उसके द्वारा जो लंग्स हैं, थ्रोट है, उसकी जो डिटेल जानकारी है वो प्राप्त होती है और उसके द्वारा जो टिश्यू सैंपल है वो जांचा जा रहा है। साथ ही साथ मीडियास्टेनोस्कोपी होती है, जिसमें कि जो बेस ऑफ नेक होता है वहाँ पे इंसिजन करके जो सर्जिकल टूल्स होते हैं उसके द्वारा जो ब्रेस्ट बोन होता है उसके पीछे से टिश्यूज़ को निकाला जाता है और उस सैंपल को फिर फर्दर जांचा जाता है। उसके अलावा नीडल बायोप्सी भी परफॉर्म की जाती है, जो कि एक्सरे या फिर सीटी गाइडेड करते हैं, जिसमें कि जो नीडल होता है वो चेस्ट वॉल में डालते हैं और उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड टिश्यू होता है, सैंपल होता है, उसको लेते हैं और उसको जो सस्पेशन हो रहा है उसके लिए हम जांचते हैं। उसके अलावा जो बायोप्सी होती है, जो लिम्फ नोड्स हैं या फिर जो दूसरे ऑर्गन्स में इन्वेड कर गया है वहाँ से भी सेल्स को और टिश्यूज़ को लेकर उनके सैंपल को जांचा जा सकता है। तो इन तरीक़ों से जब जो सेल्स हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी मिलती है, उनकी डिटेल जानकारी मिलती है, जो सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं इनके द्वारा जब जांचते हैं, उनको काफ़ी ध्यान से जांचना पड़ता है, काफ़ी डेलिकेट होते हैं सारी चीज़ें, तो उनको जब प्रॉपरली जांचा जाता है और जो उसकी डिटेल जानकारी प्राप्त होती है उसी के हिसाब से जो आपके डॉक्टर होते हैं आपके लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट सूटेड होगा पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, और जो लंग कैंसर है उसका जो आउटकम ट्रीटमेंट के बाद होगा, मतलब कि जो प्रोग्नोसिस होगी वो कैसी होगी, ये सारी चीज़ें इन टेस्ट के द्वारा बताया जा सकता है, जांच के बाद बताया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की जब केयरफुल एनालिसिस करते हैं उसके बाद फर्दर और यहाँ पे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि हाँ लंग कैंसर है, उसके बाद से इसकी स्टेजिंग जो होती है उसको भी करनी होती है। उसके स्टेज को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी ये बताने में प्रोग्नोसिस क्या होगी पेशेंट की और किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस स्टेज पे लंग कैंसर प्रेजेंट है, क्या वो कन्फाइंड है लंग्स तक या फिर वो दूसरे ऑर्गन्स में मेटास्टेसाइज कर चुका है, मेटास्टेसिस उसकी हो चुकी है। लाइक अगर स्टेज 4 पे है तो मतलब कि दूसरे ऑर्गन्स को भी उसने इन्वेड कर दिया है, जो कि एडवांस स्टेज होता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट देना, यहाँ पे प्रॉपर ट्रीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इसकी प्रोग्नोसिस कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, सीटी है, एमआरआई है, पीटी है, इन सब के द्वारा जांचा जाता है और स्टेज के बारे में समझा जाता है। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है ये भी कई तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और इसको भी डिसाइड करने के लिए कई सारे क्राइटेरियाज़ को आपके डॉक्टर को ध्यान पे रखना होता है, जैसे कि जो पेशेंट है उसका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस क्या है, एज क्या है, जो लंग कैंसर है उसकी सिवियरिटी क्या है, उसका स्टेज क्या है, और पहले से क्या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन पेशेंट के साथ में मौजूद है या नहीं है। साथ ही साथ जो पेशेंट है उसकी एक्सपेक्टेशंस अपने ट्रीटमेंट से क्या हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। लाइक कई सारे पेशेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली सर्जरीज़ या फिर रेडियोथेरेपीज़ या फिर कीमोथेरेपीज़ उनको लेके उनके मन में काफ़ी आशंकाएँ होती हैं, तो एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम किस तरीके से स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट, ये पेशेंट के साथ में बैठ के डिसाइड किया जाता है, ताकि पेशेंट को भी बिल्कुल मेंटल सेटबैक ना लगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी भी कई तरीके की होती है, जहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग कितना पोर्शन निकालना है उस हिसाब से आपके डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं।
सबसे पहले वेज रिसेक्शन है, जहाँ पे जो ट्यूमर सेल है उसको रिमूव किया जाता है अलॉन्ग विद द जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उसके सराउंडिंग में। फिर आता है सेगमेंटल रिसेक्शन, जहाँ पे कि एक लार्जर पोर्शन ऑफ लोब को रिमूव किया जाता है सर्जिकली, लेकिन पूरा लंग नहीं रिमूव किया जाता है। फिर आता है लोबेक्टमी, यहाँ पे एक पूरा लोब लंग का रिमूव किया जाता है। लास्ट हमारा होता है जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, न्यूमेनेक्टमी होता है, जहाँ पे पूरे लंग को रिमूव करना पड़ता है। तो ये जो सर्जिकल ऑप्शंस मैंने बताए ये अकॉर्डिंगली किए जाते हैं कि किसको कितना जो कैंसर ग्रोथ है वो स्प्रेड किया है, लंग को कितना ज़्यादा उसने इन्वॉल्व किया है, उसी हिसाब से ये जो सर्जरीज हैं उनको परफॉर्म की जाती हैं। जो चेस्ट एरियाज के लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है, ताकि उनमें भी जो साइंस हैं उनको भी चेक किया जा सके, वहाँ के सेल्स को चेक किया जा सके। अच्छा, अगर जो लंग कैंसर है उसका जो सेल उसका जो कैंसर ग्रोथ है अगर वो लंग्स तक कन्फाइंड है, तब तो सर्जिकल ऑप्शन बेस्ट है, उसको उसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बाहर ग्रो कर जाता है, दूसरे ऑर्गन्स में भी इन्वेट कर जाता है, मेटास्टेसिस हो जाती है, ऐसी कंडीशंस में जो रेडिएशन थेरेपीज़ हैं, कीमोथेरेपीज़ हैं, इनको भी कंबाइन किया जाता है सर्जरीज के साथ। कुछ एक कंडीशन में सर्जरी के पहले भी अकॉर्डिंगली इधर रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी सर्जरी के पहले भी दिया जाता है अगर लार्जर साइज है सेल ग्रोथ का, ताकि जो कैंसर सेल्स हैं उनको श्रिंक किया जा सके। देन सर्जरी परफॉर्म करते हैं ताकि जितना भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है उसको रिमूव किया जा सके। वहीं पे अगर डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि आफ्टर सर्जरीज भी वहाँ पे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो रह गए हैं या फिर रेकर कर सकते हैं, दोबारा उनकी ग्रोथ हो सकती है, तो इन कंडीशंस में भी अकॉर्डिंगली रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी या फिर एज पर रिक्वायरमेंट कॉम्बिनेशंस आफ्टर सर्जरी भी दिए जाते हैं। दैट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर भी ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में दी जा सकती हैं। अब बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी की। रेडिएशन थेरेपी जो होती है वो हाई पावर्ड जो एनर्जी बीम्स होती हैं उनको दिया जाता है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए थ्रू एक्सरेज एंड प्रोटॉन्स। एंड जो कीमोथेरेपी होता है उसको उसमें दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होते हैं जो कि हो सकता है इंजेक्टेबल फॉर्म्स में हो या फिर ओरली लेने के लिए दी जाएँ। और ये सीरीज़ ऑफ ट्रीटमेंट कह सकते हैं जो कि ओवर पीरियड दिया जाता है। तो ये जो रेडिएशन थेरेपी है एंड कीमोथेरेपीज़ हैं ये दोनों ही विद सर्जरी कॉम्बिनेशन में या फिर जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट है, खाली रेडिएशन थेरेपी, खाली कीमोथेरेपी या फिर खाली सर्जरी से ही अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो उस तरीके से दे सकते हैं। सर्जरी करनी है, सर्जरी के पहले भी रेडिएशन एंड कीमो देना है, सर्जरी के बाद भी रेडिएशन एंड कीमो देना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो लंग कैंसर है उसकी वो कितना ज़्यादा एक्सटेंसिवली ग्रो किया है। उसके अलावा टारगेटेड ड्रग थेरेपीज़ हैं, इम्यूनो थेरेपीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं। टारगेटेड ड्रग थेरेपीज़ जहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक वीकनेसेस होती हैं, कुछ एक स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट्स होते हैं कैंसर सेल्स में, लाइक अगर कोई म्यूटेशन है, डीएनए म्यूटेशन है तो उसको ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से फिर फर्दर जो सेल ग्रोथ है रुक जाएगी। अगर ऐसा है तो हम इसको पहले जाँचते हैं और उस हिसाब से टारगेटेड ड्रग थेरेपीज़ देते हैं। साथ ही साथ इम्यूनोथेरेपीज़ देते हैं जहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम को यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कैंसर सेल्स हैं, वहाँ पे कोई ऐसा प्रोटीन है जो कि मास्क कर रहा है इम्यून सिस्टम से, तो वहाँ पे इंटरफेयर करती हैं ये थेरेपीज़ ताकि फर्दर उन सेल्स को इंटरनली डैमेज किया जा सके जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है। तो ये जो सारे थेरेपीज़ होते हैं सबकी अलग एक यूज़ करने का तरीका होता है, पेशेंट की कंडीशन और बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं जिन पे ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो डिपेंड करता है। एंड अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि बेस्ट सूटेड ऑप्शन एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, पर्टिकुलर लंग कैंसर के पेशेंट के लिए क्या हो सकता है। लास्ट हमारा आता है सपोर्टिव केयर है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ये वो ट्रीटमेंट होता है जो कि जो मेन ट्रीटमेंट के साथ में हम पेशेंट को बाकी प्रॉब्लम से रिलीव करने के लिए देते हैं। कह सकते हैं कि जो उससे रिलेटेड इलनेस है, दर्द है, बाकी जो अनइजीनेस या डिस्कम्फर्ट्स हो रहे हैं उसको रिलीव करने के लिए इन ट्रीटमेंट्स को दिया जाता है। इसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे जो पेशेंट होता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है और उसके हील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट या पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेन ट्रीटमेंट के साथ। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो ऑनगोइंग मेन ट्रीटमेंट है उसके साथ में। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट, लंग स्क्रीनिंग, क्योंकि लंग कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लंग कैंसर है वर्ल्ड वाइड एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, तो इसके लिए इसकी ना टाइम टू टाइम जो होती है कैंसर स्क्रीनिंग भी की जाती है। अगर आप लोगों को आइडिया हो, अलग अलग कैंसर स्क्रीनिंग्स भी की जाती हैं, लाइक फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है,
यहाँ पे लंग कैंसर है तो इसकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो जो पेशेंट्स लंबे समय से स्मोक कर रहे हैं या फिर लंबे समय से स्मोक करने के बाद उन्होंने क्विट किया है, तो एनुअल स्क्रीनिंग अपनी करवा सकते हैं। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि किस तरीके से इसकी स्क्रीनिंग आप करवा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क होता है, उसके बारे में टाइमली पता चल जाता है, और अगर ये डेवलप हो रहा है तो उसको अर्ली स्टेज पे ही रोका जा सकता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने बात किया लंग कैंसर से जुड़े डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। इससे जुड़े और भी कोई आपके सुझाव हैं या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। इससे जुड़ा हमारा दूसरा वीडियो जिसमें कि हमने लंग कैंसर के लक्षणों, प्रिवेंशन और उससे जुड़ी बाकी जानकारियाँ शेयर की, उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।